नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो 9 राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल की यात्रा क्या जाटलैंड में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस दिला पाएगी? क्योंकि राहुल को भले ही विपक्ष के नेताओं का साथ न मिला हो, लेकिन जिस तरह से जयंत ने राहुल के लिए तपस्वी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, उससे पश्चिम की राजनीति एक नया रंग लेती दिख रही है। वहीं बात करेंगे ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की, जिससे पहले सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं बात करेंगे भाजपा की बैक टू बैक बैठक की, जिसने 14 महीने पहले ही 24 की सरगर्मी बढ़ा दी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात गदाधारी राहुल की यूपी गर्जना, प्रियंका की शक्ति साधना। क्योंकि आज राहुल गांधी जब दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा लेकर यूपी के लिए रवाना हुए, तब उनके हाथ में गदा थी। वहीं प्रियंका गांधी अपने भाई की ताकत को दोगुना कर रही थी, जो न सिर्फ राहुल को योद्धा बता रही थी, बल्कि यूपी में अपने विरोधियों को चुनौती दे रही थी। गौरतलब है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 9 राज्यों का सफर तय करने के बाद यूपी पहुंची है, जहां राहुल की कोशिश जाटलैंड में सुस्त पड़ी कांग्रेस को रफ्तार देने की है। क्योंकि यूपी के जिन 3 जिलों में यह यात्रा गुजरेगी, वहां लंबे समय से कांग्रेस वनवास झेल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल 3 दिन की यात्रा से 75 जिलों वाले यूपी में कोई बड़ा असर पैदा कर पाएंगे? गदाधारी राहुल की यूपी गर्जना, प्रियंका की शक्ति साधना। ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से चढ़ा पारा, पश्चिम से बदलेगी यूपी की हवा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये छोड़ने की बात करती है। राहुल को मिला विपक्ष का साथ, कितने मजबूत होंगे हाथ। नौ दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी फिर एक बार भारत को जोड़ने निकल पड़े हैं। इस बार राहुल की यात्रा देश के सबसे बड़े सूबे में है। यही वजह है कि पूरे देश की धड़कन बढ़ गई है। क्योंकि एक तरफ राहुल देश को जोड़ने की बात कर रहे, तो वहीं हिंदुत्व की पिच पर भाजपा को सीधी चुनौती दे रहे। क्योंकि राहुल ने अपनी यात्रा दिल्ली के मरघट हनुमान मंदिर के दर्शन के साथ शुरू की, जहाँ राहुल गांधी माथे पर टीका और भगवा पताका पहने नजर आए। इस दौरान राहुल के हाथ में गदा भी था, जिसे लहराकर राहुल यूपी में घुसने से पहले एक नए युद्ध का जय घोष कर रहे थे। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली से जैसे ही यूपी की तरफ बढ़ी, लोगों का सैलाब बढ़ता गया। आलम यह था कि चाहे सड़क हो या घर, हर तरफ युवाओं का हुजूम था। किस तरीके से लोगों का हुजूम, और ये देखिए डिवाइडर पर लोग खड़े हुए आपको सड़क किनारे यहाँ नजर आ जाएंगे। देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही ये लोग यहाँ पर राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रहे थे, और जब राहुल गांधी यहाँ से गुजरे हैं तो भारत माता की जय हो के जो नारे हैं वो बहुत तेजी से यहाँ पर गुजरे हैं, और लोगों का जो उत्साह है वो वाकई बेहद देखने वाला है। इसी दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ नजर आई, जो कदम से कदम मिलाकर अपने भाई के साथ चल रही थी और विरोधियों को खुली चुनौती दे रही थी। मेरे बड़े भाई, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है, क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए। इन पे एजेंसियां लगाई गई। ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। राहुल कड़ाके की ठंड में हमेशा की तरह सफेद टी शर्ट में नजर आए। गौरतलब है कि राहुल की टी शर्ट को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज प्रियंका ने न सिर्फ टी शर्ट बल्कि राहुल की सुरक्षा पर उठे सभी सवालों का जवाब एक साथ दे दिया। कोई मुझे पूछ
पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल और प्रियंका की बॉन्डिंग भी नजर आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। अगर बात करें तो इस दरमियान लोनी बॉर्डर पे जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, उस दरमियान अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद थी, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मौजूद थी। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 9 राज्यों का सफर तय करने के बाद यूपी पहुंची है, जहां राहुल की कोशिश जाटलैंड में सुस्त पड़ी कांग्रेस को रफ्तार देने की है। क्योंकि गाजियाबाद 2004 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद से यहां भाजपा का कब्जा है। इसी तरह बागपत में कांग्रेस का खाता आखिरी बार 1996 में खुला था, जब चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 1984 में जीती। मतलब गाजियाबाद में 14 साल, बागपत में 27 साल, तो कैराना में 39 साल से कांग्रेस को अपनी खोई जमीन नहीं मिल सकी है। अब भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को जाटलैंड के बड़े किसान संगठन भाकियू का साथ मिलने से कुछ उम्मीद जगी है, क्योंकि भले ही यूपी में विपक्ष का कोई नेता राहुल के साथ ना दिखा हो, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने एक उम्मीद दे दी है, क्योंकि पिछले 8 साल से पश्चिम ही यूपी की सियासत का रुख तय करता रहा है। मकसद है उत्तर प्रदेश में जाटलैंड की उस जमीन को साधना जहां पे जाट, इसके साथ साथ दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को साधा जा सके। ये पूरा रोड मैप यात्रा का इसी तरीके से है कि इन तीनों समुदायों को साधा जा सके। लेकिन जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं, देखना यह होगा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव होगा तो कितना असर उनकी इस यात्रा का होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल 3 दिन की यात्रा से 75 जिलों वाले यूपी में कोई बड़ा असर पैदा कर पाएंगे? क्योंकि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के हाथ यूपी में कमजोर ही रहे। कांग्रेस यूपी में जहां पिछले 33 साल से सत्ता से बाहर है, तो विधानसभा में उसके सिर्फ 2 विधायक हैं और लोकसभा में सिर्फ 1 सांसद, यानी राहुल 2024 की पिच पर अगर कुछ बड़ा करना है तो यूपी में दम दिखाना ही होगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी और गाजियाबाद से सनुज शर्मा के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात जयंत के तपस्वी राहुल पश्चिम में पराक्रम का बिगुल, क्योंकि राहुल की यात्रा को भले ही विपक्ष के नेताओं ने दूर से नमस्कार कर दिया हो, लेकिन जयंत चौधरी के ट्वीट ने सियासत गर्म कर दी। क्योंकि कांग्रेस ने जयंत को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था, जिसके जवाब में जयंत ने एक ट्वीट किया और जयंत ने राहुल को और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों को तपस्वी बताया। अब सवाल इस बात का है कि क्या जयंत 2024 में अपने लिए नई संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी रालोद का कांग्रेस के साथ गठबंधन रह चुका है। जयंत के तपस्वी राहुल पश्चिम में बजा बिगुल। विपक्ष का दूर से नमस्कार, क्या राहुल कर पाएंगे चमत्कार? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी से होती हुई बागपत पहुंच गई है, लेकिन इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा जयंत चौधरी की इस ट्वीट की हो रही है, जिसमें जयंत चौधरी ने राहुल की तुलना तपस्वी से की, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी राहुल के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें अखिलेश ने राहुल की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी थी। लेकिन जिस तरह से जयंत ने राहुल की तुलना तपस्वी से की, उससे सवाल बड़ा हो गया कि क्या जयंत अपने लिए 2024 के लिए गठबंधन की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं?
क्योंकि मौजूदा वक्त में जयंत की पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन जयंत अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनको इसका फायदा पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान में भी हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का न्योता मिलने के बावजूद जयंत चौधरी भले ही यात्रा में शामिल न हुए हों, लेकिन राहुल गांधी को जयंत चौधरी ने तपस्वी बताकर नए सियासी संकेत जरूर दे दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी नए विकल्प की तलाश में हों और ऐसे में राहुल गांधी के बागपत आते ही उन्होंने बड़ा सियासी दांव चल दिया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने राहुल की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए यूपी से आने वाले विपक्ष के कई नेताओं को न्योता दिया था, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता पहले दिन राहुल के ध्वज तले आकर खड़ा नहीं हुआ। जानकार इसके पीछे यूपी में कांग्रेस के खसकते जनाधार को भी बड़ी वजह मान रहे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को अपने साथ जोड़ते हैं तो नुकसान उन्हीं को होगा। क्योंकि 2017 में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन कांग्रेस 100 सीटें ले ली और जीत पाई सिर्फ 7। मतलब यूपी की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कांग्रेस किसी हाथी की तरह है जिसकी खुराक ज्यादा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर राहुल को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का साथ जरूर मिला, जो यात्रा के बीच में राहुल और प्रियंका को गले लगाते नजर आए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत उस वक्त गर्मा गई जब भाजपा ने राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर मोर्चा खोल दिया। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हो चुकी है, फ्लॉप तो साबित है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी और उनकी टीम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि छूते छूते निकल रही है। उत्तर प्रदेश में आने की उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से दुराव होने के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो लोकसभा के आम चुनाव में केरल चले गए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार भी निराश किया है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले पार्टी को जोड़ लें, पार्टी में सहमति बना लें। इसलिए ये उनकी हताशा का ही प्रचायक है। कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ करना है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस की सच्चाई कौन नहीं जानता है। जिस कांग्रेस पार्टी ने 50 साल भारत के केंद्र और भारत के प्रदेशों में सरकारें चलाई हो, जिनका पूरा केंद्र बिंदु परिवारवाद रहा हो, भ्रष्टाचार रहा हो, आज वो यात्रा करके यूपी के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई यात्रा नहीं है, ये यात्रा तो यूपी को केवल छू छू कर निकल रही है। और इस यात्रा में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने यूपी की जनता को धोखा दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दरअसल ये यात्रा यूपी में जैसे ही घुसी, इस यात्रा ने घुटने टेक दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी आकर चुनाव लड़ें। लेकिन जहां भाजपा राहुल की यात्रा के खिलाफ मोर्चा खोल रही, वहीं राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और अयोध्या के रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण राहुल गांधी को उनकी यात्रा के लिए चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमने शुभकामनाएं दिया है और एक पत्र जारी किया है कि ठीक है, आप भारत जोड़ो यात्रा है वो आप सफलता आपको मिलेगी। हम राहुल गांधी जी की यात्रा मंगलमय हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामना इस सिद्ध पीठ रसिक उपासना की आचार्य पीठ से दे रहा हूँ। उनका भविष्य उज्ज्वल हो, शतायु हो। हालांकि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने राहुल की दीर्घायु और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की कामना ऐसे समय में की है जब राहुल की भगवान राम से तुलना करने पर हाल ही में साधु संतों का गुस्सा भड़क गया था और सबसे ज्यादा विरोध अयोध्या से ही हुआ था। अब सवाल बड़ा है कि राहुल की यात्रा क्या यूपी की जनता के दिल में जगह बना पाएगी या फिर बात धन्यवाद, तपस्वी और शुभकामनाओं जैसे संदेश के साथ खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ओबीसी आरक्षण की, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ी है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में कानूनी महाभारत होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा यह जताने में जुट गई है कि वो ओबीसी के साथ खड़ी है। वहीं समाजवादी पार्टी भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रही है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है।
ओबीसी आरक्षण का कुरुक्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी महाभारत। ओबीसी आरक्षण के भविष्य का फैसला किसे मिलेगा 50% वोट का किला। ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी जंग के बीच सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा या बिना आरक्षण के, इसका फैसला होना है। क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को जहां एक तरफ सरकार ने चुनौती दी है, वहीं एक याचिका समाजवादी पार्टी ने भी दाखिल की। दोनों की कोशिश खुद को सबसे बड़ा ओबीसी हितैषी दिखाने की है, क्योंकि ये लड़ाई उस 50% वोट की है जो यूपी की सत्ता की सबसे बड़ी चाबी है। यही वजह है कि कोर्ट की सुनवाई से पहले भाजपा अपने सभी ओबीसी मंत्री और तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के जरिए ये संदेश देने में जुट गई कि वो पिछड़ा विरोधी बिल्कुल नहीं। ओबीसी पिछड़ा जाति के लोगों को सही अगर सम्मान दिया है तो 2018 में मोदी जी ने ही दिया है कि आयोग को संवैधानिक स्टेटस दे दिया, ताकत दी, हथियार दी, हाथ में ढाल भी दी, हथियार भी दिया है। ओबीसी के लिए सरकार ने कैबिनेट में स्थान दिया है, अधिक से अधिक। यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 22 मंत्री बनाए कि ओबीसी को स्थान भी दिया। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल और विपक्ष के पिछड़ा तानों के बीच भाजपा ने मंगलवार को एक बड़ी बैठक की, जिसमें भाजपा के ओबीसी मोर्चा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा की कोशिश ओबीसी संग्राम पर छिड़ी इस जंग को हर हाल में जीतने की है, ताकि जो वोट पिछले 8 साल से उसका राज तिलक करता रहा है वो आगे भी बना रहे। भारत सरकार में 27 मंत्रियों को बनाना, आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात करना, या फिर नीट में आरक्षण देने की बात हो, चाहे सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, उनमें आरक्षण देने की बात हो, या मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठन में और सरकार में ओबीसी को महत्व दिया गया है, मुझे लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को निकाय के चुनाव में देना चाहती थी, उस लाभ से वंचित करने की कोशिश समाजवादी पार्टी, दूसरी पार्टी के लोगों ने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियों के इस मंसूबे को कतन भी पूरा नहीं होने देगी। भाजपा की सरकार ओबीसी वर्ग के लोगों को 100% जो उनका हक है, उसी हक के आधार पे, आरक्षण के आधार पे चुनाव कराएगी। बैठक में ये रणनीति तय हुई है कि अब ओबीसी मोर्चा प्रदेश के सभी जिलों में, सभी मंडलों में एक अभियान चलाएगा। अभियान इसलिए चलाएगा कि जो विपक्ष है वो बार बार यही कह रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ा विरोधी है, इसीलिए इस तरीके से उसने जो पूरा आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण, वो गलत तरीके से दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। और अब ये जो अभियान चलाया जाएगा, ओबीसी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि विपक्ष के इसी झूठ का पर्दाफाश इस अभियान के जरिए किया जाएगा। लेकिन विपक्ष हाथ आए इस मौके को गंवाने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पहले दिन से भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं वो अब भाजपा पर चुनाव से भागने का भी आरोप लगाने लगे हैं। निकाय चुनाव से सरकार भागना चाहती थी। निकाय चुनाव में जो मुद्दे होते, कूड़े के, गंदगी के, डेंगू के, ट्रैफिक के, उसका क्या इंतजाम है? अरे हमने वहाँ जाकर के मिठाई खा ली, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने जाम लगा दिया। अरे शहर में तुमने कोई इंतजाम ही नहीं किया, नालियां भरी पड़ी, बताओ कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो तुम बगल में। अखिलेश की माने तो वक्त पर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट न करना भाजपा की चुनाव से बचने की साजिश है। गौरतलब है कि ये पूरा मामला ओबीसी आरक्षण की ट्रिपल टेस्टिंग की वजह से फंसा है। हालांकि सरकार ऐलान कर चुकी है कि वो बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी मुहिम रंग लाएगी, क्योंकि एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ सपा भी लाइन में लगी है, जो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को दलित आरक्षण से जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 80 का टारगेट, लखनऊ का दिल्ली गेट, क्योंकि 2024 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन भाजपा भी से अपनी तैयारी में जुट गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बेयल संतोष ने 2 दिन तक कई बैठकें की हैं, जिसमें 2019 में हारी हुई सीट पर मंथन से लेकर कमजोर बूथ और आने वाले वक्त में होने वाले फेरबदल पर खूब चर्चा की। अब भाजपा की यही तैयारी विपक्षी खेमे में खलबली मचा रही है।
80 का टारगेट, लखनऊ का दिल्ली गेट। चौबीस की तैयारी, भगवा ब्रिगेड को मिली जिम्मेदारी। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी 14 महीनों का वक्त हो, लेकिन भाजपा अभी से दिल्ली में जीत की हैट्रिक के लिए स्क्रिप्ट लिखने में जुट चुकी है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने 2 दिन तक अलग अलग सेशन की बैठक की है, जिसमें सूबे की सियासत का पारा चढ़ चुका है, क्योंकि बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर के सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। मतलब किसका क्या काम है, कब तक पूरा करना है, ये सब बीएल संतोष ने समझा दिया है। दरअसल भाजपा की नजर यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का कमल खिलाने की है, और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी समय हो, लेकिन बीजेपी इस चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसके अलावा जो निकाय के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की तैयारी उसे लेकर भी है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के लखनऊ दौरे पर जब रहे तो तकरीबन 12 घंटे तक उन्होंने अलग अलग सेशन में बैठकें की। और बात करते हैं माघ मेले की, जहां पर गंगा उससे पहले मैली है, क्योंकि 6 जनवरी से माघ मेला शुरू हो रहा है, जिसको लेकर भव्य तैयारी है। लेकिन माघ मेला से पहले गंगा के रंग ने मेला अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस पानी में डुबकी लगाना है वो काला और मटमैला नजर आ रहा है, जिस पर साधु संत नाराज हैं। अब सवाल इस बात का है कि पहले से माघ मेला का कार्यक्रम तय था तो गंगा की सफाई क्यों नहीं की गई, और ये कहानी हर साल की है। माघ मेला से पहले गंगा मैली, साधु संत नाराज, एक्शन में प्रशासन। संगम नगरी प्रयागराज में 2 दिन बाद से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, जहां तकरीबन 1.5 महीने तक चलने वाले आस्था के सबसे बड़े मेले में देश और दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मेला शुरू होने से ठीक पहले संगम और उसके आसपास का गंगा जल काला और मटमैला सा नजर आ रहा है। गंगा की धारा के स्वरूप को देखकर साधु संतों से लेकर कल्पवासियों और दूसरे श्रद्धालुओं में जबरदस्त गुस्सा है। कहीं न कहीं से गंगा जी को देख करके लगता है कि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप गंगा जी यहाँ नहीं है। जिला प्रशासन को इस पर तत्काल विचार करना चाहिए, क्योंकि 6 तारीख से जब मेला संकल्प के रूप में परिणित हो जाएगा, यहाँ जब लाखों लोग निवास करेंगे, गंगा जल का पान करेंगे और गंगा जल ऐसा ही रहेगा तो उससे बीमारियों का भय भी फैलेगा। माँ गंगा सबकी अधिष्ठात्री हैं। आदमी गंगा जी का स्नान करने आता है, पान करता है, और यहाँ आने के बाद देख रहा है कि गंगा जल का जो पानी का, गंगा जी के जल का कलर है वो चेंज हो गया है। इसमें जैसे कहीं से नाला वगैरह खोल दिया गया है। इसको मेला प्रशासन को चाहिए और शासन को भी चाहिए कि इसकी शुद्धता कराई जाए। साधु संतों और श्रद्धालुओं की नाराजगी के बाद मेला प्राधिकरण हरकत में आ चुका है। माघ मेला अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट तलब करते हुए जांच बैठा दी है। अफसरों का कहना है कि इस बारे में सरकार को भी जानकारी भेज दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अपनी कमी को छुपाने में जुट चुका है, जो कह रहा है कि गंगा का रंग सिल्टिंग और जल स्तर कम होने की वजह से बदला है। माँ गंगा का जल है, जो पावन संगम का जल है, उसकी हम लोग डेली सैंपलिंग कराते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, सैंपलिंग करता है और सुनिश्चित करता है कि उसमें किसी तरह की अशुद्धि न हो, और एक रिपोर्ट हमारे पास आती है। और जो भी व्यक्ति आता है उसको हम लोग निर्मल और पावन जल में ही स्नान कराते हैं, और इसके लिए मेला प्राधिकरण पूरे रूप से प्रतिबद्ध है कि जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी यहाँ पे आएगा, उसको स्नान के लिए निर्मल और पावन जल ही होगा। जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं उनकी एक ही इच्छा होती है कि वो निर्मल और पावन गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकें। लेकिन मेला शुरू होने से पहले प्रयागराज में संगम और आसपास जो गंगा का जल बह रहा है उसका रंग कहीं पर काला तो कहीं पर लाल नजर आ रहा है। जहां आप देख सकते हैं कि पांटून ब्रिज के ठीक बगल में जो गंगा जल बह रहा है उसका रंग एकदम काला और कहीं मटमैला सा नजर आ रहा है। ये सफ़ेद सफ़ेद ये फेन नुमा चीज़ भी दिख रही है जिससे साफ लग रहा है कि तमाम जगहों से नालों और टेनरियों का पानी अब भी गंगा में आ रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा का ये जल न तो पीने योग्य है, न आचमन करने लायक और न ही डुबकी लगाने लायक। उल्टा इसके प्रयोग से कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा है।
आपको बता दें कि संगम नगरी में गंगा का ये हाल तब है जब हाल ही में गंगा की सफाई को लेकर कोलकाता में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें खुद पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दरअसल देश के लिए गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। लेकिन इसके बाद भी गंगा साफ न हो तो सवाल बड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।